हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत ओवीजी फैकल्टी फ्रॉम उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे 10 क्वेश्चन जो थे अपने मॉडल पेपर के अपन डिस्कस कर चुके थे। अब उससे आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो अपन आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो जो अपने प्रीवियस 10 क्वेश्चन थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आज अपन जो बात करेंगे, जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है जो वो बोलता है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ एन इन्फेंट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट एंड द सोर्सेज ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज, यानी कि ये हमसे पूछना चाह रहा है, इसने इसके बारे में बता दिया कि सर्फेक्टेंट की कमी से डिजीज हुई थी, उसका नाम क्या था, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज का। इससे एक और डिजीज भी होती है, ये कॉम्प्लिकेशन फॉर्म है आरडीएस की, ठीक है। ये जो है आपकी आरडीएस की कॉम्प्लिकेशन फॉर्म है आरडीएस की, यानी कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है उसकी कॉम्प्लिकेशन फॉर्म है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, ठीक है। क्योंकि आपको अजय सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कि आरडीएस की जो है कि कैसे होता है, क्यों होता है, किसकी डेफिशिएंसी होता है, और सर्फेक्टेंट के बारे में भी आप काफ़ी कुछ जानते हो कि फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि सर्फेक्टेंट की वजह से डिजीज़ तो हो गई पेशेंट को हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, लेकिन इस डिजीज़ का जो सर्फेक्टेंट कमी हुई थी, सर्फेक्टेंट का सोर्स क्या है, या ये हमसे पूछना चाह रहा है कि सर्फेक्टेंट जो है उसका सोर्स क्या है। तो सर्फेक्टेंट जो है वो आपकी बॉडी में जो कौन सी सेल्स कहाँ से इसका सिक्रेशन होता है या ये इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्वुलर मैक्रोफेजेस से, कैपिलरी एंडोथेलियल से, न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट, न्यूमोसाइट टाइप सेकंड। तो राइट आंसर इज न्यूमोसाइट टाइप सेकंड। कैसे, जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस हैं वो आपकी जो है फेगोसाइटिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं। कैपिलरी एंडोथेलियल की इनर सरफेस होती है लंग्स की, और टाइप न्यूमोसाइट्स है ये आपकी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, जबकि टाइप न्यूमोसाइट जो हैं ये आपकी सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से घुमा के भी पूछ सकता है, इसमें तो उसने डिजीज दे दी, लेकिन ये कई बार ऐसे पूछ लेता है कि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज अकर होती है। वहाँ पर ऑप्शन दे दिए, या तो ये दे रखा होगा आपको, या फिर आपको आरडीएस मेंटेन कर रखा होगा, ठीक है, या फिर आपको आरडीएस दे रखा होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके बारे में अजय सर ने बहुत डिस्क्रिप्ट में पढ़ाया है कि सर्फेक्टेंट होता क्या है, किस प्रकार से होता है, सर्फेक्टेंट बनते किससे, फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, ठीक है, कितने कितने फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है, कितने प्रोटीन्स होते हैं, उनके बारे में बता रखा है। इसका एग्जैक्ट जो हमारी प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं अपन, अजय सर ने क्लास ले रखी है इसकी आरडीएस के सर्फेक्टेंट के बारे में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसी क्वेश्चन से ये 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे पहले डेफिशिएंसी के कारण, यानी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी तो हाइलाइन डिजीज एंड आरडीएस होगा। सेकंड क्वेश्चन सोर्सेज क्या है इसका, टाइप सेकंड। दूसरा, अगर ये ना पूछ करके वो ये पूछ ले कि गैसियस एक्सचेंज में कौन सी न्यूमोसाइट हेल्प करती है, तो टाइप फर्स्ट हेल्प करती है। और अगर वो पूछ ले कि इनर जो लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी कैपिलरी एंडोथेलियल होती है। और पूछ ले कि लंग्स के अंदर जो है आपकी फेगोसाइटिक रिएक्शन किसके कारण होती है, तो एल्वुलर मैक्रोफेज के कारण फेगोसाइटिक रिएक्शन देखने को मिलती है। तो अपना ऑल ओवर अपना राइट आंसर क्या होता है, टाइप न्यूमोसाइट इज राइट आंसर। सर्फेक्टेंट का जो सोर्सेज है वो क्या है, टाइप न्यूमोसाइट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका पेशेंट ऑन एनालिपिल एंड डायूरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर। कोई पेशेंट है उसका हार्ट फेलियर हुआ था, उसकी वजह से वो उसको ड्रग थेरेपी पे स्टार्टेड है, कौन सी, डायूरेटिक थेरेपी। तो इनमें से जो है नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव। देखो क्या पूछ रहा है हमसे, थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव
नर्स को क्या फाइंडिंग देखने को मिली पेशेंट के अंदर, जिससे उसने फिजिशियन को नोटिफाई किया, बताया कि सर जो आपने डायरेक्ट थेरेपी दे रहे हो वो इफेक्टिव नहीं है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर? ड्राई कफ, स्किन रेसेस, एडिमा इन लेग्स एंड पोस्चरल फॉल इन ब्लड प्रेशर। इस राइट आंसर इज एडिमा ऑन लेग। क्यों? देखो, अपन जो डायोटिक थेरेपी देते हैं तो अपन फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने के लिए देते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने के लिए, जिसकी वजह से एडिमा रिलीव होगा। एडिमा रिलीव होना चाहिए, लेकिन एडिमा रिलीव नहीं हुआ, मतलब कि वीनस कंजेशन जब फ्लूइड का वॉल्यूम है वो अब भी उतना ही है जितना पहले था, जिसकी वजह से जो हार्ट पर प्रीलोड एंड आफ्टर लोड बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से अपने को वीनस कंजेशन देखने को मिला था, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिटी पर क्या हुआ था? एडिमा। लेकिन अभी आपने ड्रग थेरेपी दे रही हो, डायोटिक थेरेपी दे रहे हो फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, लेकिन फिर भी पेशेंट के अंदर एडिमा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ड्रग थेरेपी दे रहे हो वो इफेक्टिव नहीं हुई है। इज राइट आंसर। कैसे? कि जो आपने ड्रग थेरेपी दी थी उसका आपका गोल क्या था इसका? कि फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करना, फ्लूइड वॉल्यूम को कम करना, जिसकी वजह से एडिमा रिलीव हो, एडिमा कम होगा। लेकिन यहाँ पर पेशेंट के अंदर पर्सिस्टेंट एडिमा दिख रहा है अभी। जब नर्स असेस करेगी, जब नर्स असेस कर रही है उस टाइम पे उसके पेशेंट के लेग्स में एडिमा अभी प्रेजेंट है, मतलब ये है कि अभी तक एडिमा रिलीव नहीं हुआ, तो मतलब आपने ड्रग थेरेपी दी है वो इफेक्टिव नहीं हुई है। ओके, राइट आंसर इज लेग्स ऑन एडिमा। क्लियर? पोस्टल बीपी होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपन देख क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, इसकी वजह से तो इसको होगा नहीं। ड्राई कफ कोई होता नहीं, इसके से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर बात? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका तो क्या है? 30 ईयर ओल्ड पेशेंट, कोई 30 साल का पेशेंट है और उसके अल्सर ओवर लेटरल मेलियोलस, यानी कि ये मान लो इसी का जो है लेग्स है, और ये लेटरल म्यूलस जो है आपका जो एंकल है, उस एंकल के लेटरल म्यूलस जो होता है, जिसको अपन बोलते हैं जो टिबिया का जो है, तो उस पर जो है पेशेंट के अंदर क्या हुआ है? अल्सर फॉर्मेशन, अल्सर हो गया है, अल्सर फॉर्मेशन हो गया है। तो नर्स केयरिंग फॉर दिस पेशेंट, जब नर्स केयर कर रही है इस पेशेंट की, तो वह किस बात से ये बोले कि इस पेशेंट को पेन होगा, यानी कि अंडरस्टैंड द पेन ऑफ नर्स ड्यू टू, पेन होने का इस कंडीशन में कारण क्या है, ये जानना चाह रहा है। एडिमा, एडिमा से कोई पेन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। एक्जुडेट्स नहीं। इन्फेक्शन से केवल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पेन फिर भी नहीं होता। लेकिन इस्चेमिया इस कंडीशन, आपने सीवीएस सिस्टम में पढ़ा होगा, सीवीएस सिस्टम में ऑक्सीजन प्लस ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से यही लॉन्ग टाइम तक बने रहे तो इस्चेमिया हो जाता है, और इस्चेमिया होता है तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो पेन का जो कारण है वो क्या है यहाँ पर? इस्चेमिया। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? इस्चेमिया, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई, अल्सर है, ठीक है, ब्लड प्लस सप्लाई कम हो गई, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई, तो वहाँ पर क्या बन गया? नेक्रोसिस हो गया, टिश्यू का नेक्रोसिस हो गया। लेकिन नेक्रोसिस से पहले इस्चेमिया इस कंडीशन आती है, उसके बाद होता है नेक्रोसिस, ठीक है। अगर किसी टिश्यू को लॉन्ग टाइम तक, किसी सेल या टिश्यू को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो है इस्चेमिया कंडीशन क्रिएट कर लेता है, और इस्चेमिया की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नेक्रोसिस, यानी कि सेल की डेथ होना। इस्चेमिया तक सेल लाइव रहती है, यानी कि अब पेशेंट के अंदर इस्चेमिया, यही पेन कंडीशन है कि पेशेंट के अंदर पेन अराइज कहाँ से होगा? इस्चेमिया की वजह से पेन होता है। तो इस पेशेंट में, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पेशेंट के अंदर अल्सर फॉर्मेशन है लेटरल मिलियोलस पे, तो आपको क्या समझ में आता है नर्स को कि इसके पेन क्यों होगा? पेन इज ड्यू टू इस्चेमिया। क्लियर? अगर कोई पूछ लिया टेम्परेचर राइज क्यों हुआ, तो टेम्परेचर हमेशा इन्फेक्शन है, जो बॉडी का रेस्पॉन्स है अपनी बॉडी का टेम्परेचर राइज करना। जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन इन्वेड होता है तो फिर बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओके, तो राइट आंसर इज इस्चेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट ए डीएनए वायरस, यानी कि डीएनए वायरस कौन सा है, जो भी वायरस के नाम दिए गए हैं, जो भी डिजीज कंडीशन दी गई है, इनमें से डीएनए वायरस कौन सा है, ये पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो है आपकी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस ए आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस है और डी भी आरएनए वायरस है। केवल एक बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। केवल हेपेटाइटिस जो बी होता है वो एक डीएनए वायरस है, नॉट आरएनए वायरस। ये एक डीएनए वायरस है। अब यहाँ बात आ गई है हेपेटाइटिस की, तो अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए का जो रूट है फैलने का वो फीको ओरल रूट है, और यहाँ हेपेटाइटिस ई का भी फीको ओरल रूट है। बी का वर्टिकल होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी है जो आपका पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, और हेपेटाइटिस डी हमेशा बी के साथ चलता है। क्लियर, यानी कि हेपेटाइटिस ए और ई का तो क्या है, जो है आपका रूट फैलने का फीको ओरल रूट है। हेपेटाइटिस बी का वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी का है वो आपका पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद में जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉमन है ये। ठीक है, और हेपेटाइटिस डी जब किसी पेशेंट को भी होगा हेपेटाइटिस बी, तो उस पर रिस्क बढ़ जाती है हेपेटाइटिस डी की। ओके, ये हो गए इनके रूट। ठीक है, अब बात आती है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विच हेपेटाइटिस इज फैटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो राइट आंसर है, जब कभी भी कोई पूछ ले, हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं और एपिडेमिक हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, और मोस्ट कॉमन इन इंडिया भी यही है। 3 क्वेश्चन, इन्फेक्शियस, एपिडेमिक एंड मोस्ट कॉमन इन इंडिया हेपेटाइटिस ए। क्लियर। उसके बाद जो हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस ई इज फेटल इन प्रेगनेंसी, यानी कि घातक होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे। फेटल इन प्रेगनेंसी, जब कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसके हेपेटाइटिस ई हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फॉर्म है, यानी कि फेटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस ई होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेटल इन प्रेगनेंसी कौन सा हेपेटाइटिस होता है, यानी सबसे ज़्यादा घातक कौन सा हेपेटाइटिस होता है प्रेगनेंसी में, या जिसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, वो है हेपेटाइटिस ई। क्लियर बात, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि इसका रूट क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इज बी, कि डीएनए वायरस अकेला कौन सा है आपका, हेपेटाइटिस वी जो है वो आपका डीएनए वायरस है, बाकी सभी क्या है आपके आरएनए वायरस है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स केयरिंग फॉर ए रेट्रोपॉजिटिव पेशेंट विद मेल्यूसिकम कॉन्टाजिशम, दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई। देखो, रेट्रोपॉजिटिव, आपने ट्रीटमेंट सुना होगा HIV का, रेट्रोथेरेपी, रेट्रोवायरल होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पेशेंट ये बताना चाह रहा है कि कोई पेशेंट कोई जो पेशेंट है वो रेट्रोपॉजिटिव, वो HIV इन्फेक्शन से कॉज है, तो वहाँ पर उस पेशेंट के साथ में क्या है, मोलिशिकम एंड कॉन्टाजिशम प्रेजेंट है, ये डिजीज कंडीशन है। इसमें क्या होता है पेशेंट के अंदर, एक बताते हैं कि होते क्या है ये। इसमें क्या होता है, जो है आपका इसके अंदर जो पेशेंट की जो स्किन होती है, पेशेंट की जो स्किन होती है उस पर पेचेस बन जाते हैं, पेचेस इस प्रकार से डॉट डॉट से स्पॉट्स बन जाते हैं आपके उसकी स्किन पर। पेपुल्स जो होते हैं वो आपके रेड एंड पिंक कलर के बन जाते हैं पूरी बॉडी स्किन पर, उसको बोलते हैं मेलिशियम कॉन्टाजिशम। ठीक है, तो
तो अब मुझे बताओ, जब इस पेशेंट को रेट्रो पॉजिटिव है तो यहाँ पर ऐसा कोई वायरस है जो HIV कॉज करता हो या फिर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता हो? तो यहाँ पर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ओनली एक यही वायरस है जो आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है, रेट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर राइट आंसर इज डी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज nurse is about to insert relay tube for a patient. Before this act, she must be aware of the distance between incisor teeth to gastroesophageal junction. Which of the following is correct distance? ये पूछना चाह रहा है कि जो इंसीजर टीथ से लेकर के आपकी और गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन तक लेंथ क्या है, ये पूछना चाह रहा है हमसे, ये लेंथ क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले आप एक चीज़ समझो, इंसीजर जो टीथ होते हैं उससे लेकर के जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसकी लेंथ होती है आपकी 15 सेंटीमीटर। क्लियर? और अपर ईसोफेजियस स्फिंक्टर से लेकर के एंड ऑफ ईसोफेगस, एंड या लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर तक लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। जहाँ पर आकर के जो है 25 सेंटीमीटर होती है, जहाँ पर आकर के जो लोअर पार्ट है ईसोफेगस का वो अटैच हो जाता है आपका किससे, स्टोमक से जो है आपका अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है, वहाँ जाके वो अटैच हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दो, आपकी ये लेंथ निकल के आ जाएगी। तो लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि 15 तो इंसीजर टीथ से लेकर के अपर ईसोफेगस, जहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट हुई थी, और ईसोफेगस की लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो दोनों को जोड़ दिया 40 सेंटीमीटर आ गई। तो राइट ऑफ आंसर इज 40 सेंटीमीटर। देखो कैसे, ये आपका ईसोफेगस, ठीक है, स्टोमक। क्लियर? ये इसका लोअर एंड, ये इसका अपर एंड। ठीक है, इनके बीच की जो लेंथ है वो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी ईसोफेगस की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और इंसीजर टीथ जो हैं, इंसीजर टीथ से लेकर के और आपके जहाँ पर ईसोफेगस स्टार्ट होती है वहाँ तक की जो लेंथ है जो ये होती है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो अपने को पूछ कर आए वो इंसीजर टीथ से लेकर कंप्लीट पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, 25 + 15 = 40। तो राइट आंसर इज 40 सेंटीमीटर। अब वो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछ लिया अकेला कि मुझे बता दो एक बार कि लोअर इंसीजर से लेकर के और स्टार्ट ईसोफेगस या फिर अपर इंस्पेक्टर ऑफ ईसोफेगस जो है वहाँ तक की लेंथ कितनी होती है, तो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। अगर वो ऐसे पूछ ले कि ईसोफेगस की लेंथ अकेली कितनी होती है, तो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। ऐसे 3 क्वेश्चन सही होते हैं अपने। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। देखो, ए नर्स कैन decontaminate the HIV contaminated waste product with all of the following except, यानी कि ये पूछना चाह रहा है। अब यहाँ उसने पूछा है एक्सेप्ट, बेटा ये एक्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा टिपिकल है। ये एक्सेप्ट ने तो आप इन चीज़ों क्वेश्चनों को ढंग से नहीं पढ़ने का, और क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं वो आपके इसी वजह से आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो। यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है, और एक्सेप्ट पूछा गया कि कौन सा जो है HIV कंटामिनेटेड को डिसकंटामिनेट करने के लिए काम में नहीं लिया जाता, वो पूछ रहा है यहाँ। तो देखो, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड लिया जाता है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड भी लिया जाता है। ये हाइपोक्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड नहीं है, हाइपोक्लोराइड लिया जाता है, लेकिन मेथेनॉल का यूज नहीं करते। तो राइट आंसर इज मेथेनॉल। अब यहाँ बात आई गई है डिसकंटामिनेट, तो बात कर लेते हैं एक बार। जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपका OT में काम में लिया जाता है, ऑप्शन थिएटर में काम में आता है फ्यूमिगेशन के टाइम। ठीक है,
ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो आपको अजय सर ने जब डिसइंफेक्टेंट की क्लास ली थी तो उसमें बताया होगा आपको, एक तो इंस्ट्रूमेंट, दूसरे स्कोपी जितनी होती हैं वो सब, और थर्ड इज शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जो HIV पॉजिटिव पेशेंट के यूज में आए हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट, स्कोपी और एक शार्प इंस्ट्रूमेंट, जितने भी हैं वो सभी डिसइंफेक्टेंट किए जाते हैं HIV पेशेंट के ग्लूटाल्डिहाइड्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात आ गई तो इसको भी देख लेते हैं। जितने भी क्लॉथ, लिनन, ठीक है, जितने भी हैं उन सबको वॉश आउट करने के लिए या सबको क्लीन करने के लिए पेशेंट जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उस पेशेंट के क्लॉथ एंड जो लिनन है उनको जो है क्लीन करने के लिए काम में लेता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट एक और सुन लो, ब्लीचिंग पाउडर ये भी काम में लिया जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब पेशेंट न्यूनेट या इन्फेंट हो, जब पेशेंट आपका न्यूनेट है या इन्फेंट है तो वहाँ पर जो, और मान लो वो HIV पॉजिटिव मदर से बॉर्न हुआ है तो उसमें उसके सीक्रेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, उनके क्लॉथ को वॉश आउट करने के लिए, लिनन को वॉश आउट करने के लिए काम लिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। और एक और कंडीशन, अगर मान लो किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड स्पॉइल या सीक्रेशन जो है वो फ्लोर पर स्पॉइल हो गए, फ्लोर पर, ठीक है, यानी कि किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट के जो सीक्रेशन है या जो ब्लड है वो मान लो स्पॉइल हो गया फ्लोर पर, तो उसको क्लीन करने के लिए या वॉश आउट करने के लिए भी काम में लिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, काम में लिया जाता है। अपन ने क्या देखा, देखो अपन ने देखा फॉर्मल्डिहाइड का तो ओटी यूज करते हैं, फ्यूमेशन में काम में लेते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड को उस पेशेंट में काम लेंगे जो पेशेंट HIV पॉजिटिव है लेकिन उसके द्वारा यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट, स्कोपी और शार्प इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज जब करते हैं तब उस पेशेंट की जो है क्लीन, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके क्लॉथ हैं, क्लीनर हैं, कपड़े हैं, जितने भी वो बेडशीट वगैरह हैं वो सभी को क्लीन करने के लिए काम लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कब लेंगे, जब पेशेंट अपने पास न्यूनेट हो, न्यूबॉर्न हो या इन्फेंट हो, ठीक है, तो उसके क्लॉथ वगैरह को क्लीन करने के लिए काम में लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। और अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड या सिक्रेशन फ्लोर पर स्पॉइल हो गया है, ठीक है, फ्लोर पर स्पॉइल हो गया, सिक्रेशन जो हैं वो स्पॉइल हो गए हैं, तो उसको वहाँ से क्लीन करने के लिए, रिमूव करने के लिए काम लेता है ब्लीचिंग पाउडर, काम में लिया जाता है। ओके, क्लियर। तो अपना राइट आंसर क्या होता है कि एक मेथनॉल ही है जिसको अपन काम में नहीं लेते HIV पॉजिटिव पेशेंट के बेस्ट प्रोडक्ट को डिकंटामिनेटेड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्स इन अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। नर्स है वो कैथेटराइजेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, तो शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। वो ये पूछना चाह रहा है कि जब यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया जा रहा है पेशेंट का, जो फीमेल क्लाइंट है उसका, तो जो यूरेथ्रा है उसके बारे में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो सत्य हैं, केवल एक गलत है। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो सही हैं लेकिन एक ऑप्शन गलत है, उसको आपको ढूंढना है। ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से 3 ऑप्शन तो सही है लेकिन एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि क्या फैक्ट जो है वो सही नहीं है यूरेथ्रा के बारे में। तो पहला ऑप्शन, इट इज़ अबाउट 1.5 इंच लेंथ, बिल्कुल सही है, लेंथ इतनी होती है। इट इज़ पैसेज थ्रू यूरोजेंटल डायफ्राम, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ए स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर सजेस्टेंट टू फॉर कैथेटराइजेशन, ये भी होता है। पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफाइस, ये नहीं होता। यानी कि मुझे एक बात बताओ, इससे
ये वेजाइना, यूट्रस एंड इस्थमस एंड दैट इज वेजाइना, और ये इसके पीछे रेक्टम एंड ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो मुझे बताओ इसके सामने तो मुझे बताओ एक बार कि जो ब्लैडर है, जब यूरिनरी ब्लैडर इसके एंटीरियर ही है तो क्या यूरेथ्रा इसके पोस्टीरियर होगा क्या? नहीं, ये भी क्योंकि ये इसका पोस्टीरियर, ये इसका एंटीरियर, ये तो ठीक है। वेजाइनल जो ओरिफिस है उसके यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा हो गया आपका, ये ब्लैडर हो गया आपका, ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया। तो यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो बोल रहा है ये कि इट इज ए पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये गलत है, क्योंकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में तो एनस और रेक्टम है, ये तो एंटीरियरली होता है। यूरेथ्रा एंड ब्लैडर जो होता है वो आपके, मैंने जब आप क्लास ली होगी तब आपको बताया होगा वेजाइनल के रिलेशन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रेक्टम और एनस होते हैं और एंटीरियर एस्पेक्ट में इसके ब्लैडर एंड यूरेथ्रा प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात, क्या ये लाइन फॉलो कर रही है इसको? नहीं कर रही। तो राइट आंसर इज बी, कि वेजाइनल जो ओरिफिस है उसके यूरेथ्रा पोस्टीरियर नहीं होता, एंटीरियरली होता है। क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका राइट आंसर है ये कि ये लाइन इसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये एंटीरियरली होता है, ये पोस्टीरियरली नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following cancer that does not metastasis commonly to liver? यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी कैंसर है या ऑन्कोलॉजी कंडीशन है जिसके अंतर्गत लीवर में मेटास्टेसिस देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन दिए गए हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो इनमें से कौन सी कैंसर है जिसमें अपने को लीवर का इन्वॉल्वमेंट या लीवर में मेटास्टेसिस वो नहीं होती? तो ब्रेस्ट से होती है, बिल्कुल होती है, लंग से भी होती है, कोलन से भी होती है, प्रोस्टेट से भी होती है। केवल एक ओवेरियन कैंसर है जिसमें लीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये लीवर में मेटास्टेसिस नहीं होती, बाकी सभी जो है लीवर में मेटास्टेसिस हो जाती हैं। और एक और है ब्रेन, यानी कि जो सीएनएस का जो कैंसर है वो भी लीवर में मेटास्टेसिस नहीं होता, बाकी सभी जो कैंसर दे रखी हैं ब्रेस्ट, लंग्स, कोलन, प्रोस्टेट, ये सभी जो है आपकी लीवर में मेटास्टेसिस हो जाती हैं। क्लियर? ये पूछना चाह रहा है कि नॉट मेटास्टेसिस, नॉट पूछा है उसने, ये नहीं पूछा कौन सी होती है, नॉट मेटास्टेसिस कॉमनली टू लीवर। तो आपकी ओवेरियन कैंसर है वो आपकी लीवर में जो है मेटास्टेसिस नहीं होती। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट, डायरेक्ट एक्शन पूछा है, डायरेक्ट एक्शन किसका? पैराथायरॉयड हार्मोन का। अब आप ये तो जानते हो कि पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसका रोल क्या होता है, ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में, यानी कि जो है कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ओके, अब ये पूछना चाह रहा है कि इसके बारे में इसका डायरेक्ट एक्शन होता है केवल एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट पूछा है, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी। अब मुझे बताओ, अपन ये तो जानते हैं कि इसके अंदर जो है बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, तो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम बोन, जब कभी भी ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया होता है तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, बोन से रीएब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम को, कहाँ डालता है, ब्लड में। तो ये तो ऑप्शन सही है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कैल्शियम
कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये भी सही क्योंकि इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन भी यही करता है, ठीक है। इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, क्लियर। तो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, ये भी करता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, क्लियर बात। यानी कि इसका राइट आंसर इज डी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है। तो आज अपन ने क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, अपन ने जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ओके। थैंक यू फॉर टेक अ क्लास।